हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे, यही मेरी दुआ है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टेस्ट सीरीज हम शुरू करेंगे, तो आज से यूपीपी के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि समय समय पर चीज़ों को अब हम यूपीपी के हिसाब से ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो जो बनाएंगे यूपीपी के हिसाब से बनाएंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो यूपीपी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथियों मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप ये सोच के ना चलें कि यूपीपी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मेरे साथियों, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीपी के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपीपी के लिए खासकर हम सीरीज बना के चल रहे हैं। ठीक है, और ये एक टेस्ट की सीरीज है, टेक्स्ट बुक ले रखी है हमने, उसकी एक सीरीज लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, अगर आप पूछेंगे तो बता भी देंगे कौन सी बुक से करवा रहे हैं हम। लेकिन आज दोस्तों मजा आ जाएगा। देखिए, वो चीज, वो कंटेंट, तो वो चीज तो आपको नहीं दे सकता मैं जो एक ऑफलाइन में दी जाती है, लेकिन हाँ पूरी कोशिश करूंगा आपकी इस क्लास में देने की और हर क्लास में देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो इस श्रृंखला से जुड़ जाइए, अपने साथियों को जोड़िए जो भी आपके साथी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? पीएम प्रणाम योजना का संबंध किससे है? तो पीएम तो प्रधानमंत्री जानते हैं आप। ठीक है, इस योजना का संबंध किससे है? तो इस योजना का संबंध दोस्तों उद्योग, शिक्षा, खेल या कृषि, तो इसका संबंध कृषि से है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट है उनको डायरेक्ट आप याद करिए। ठीक है, जहां कहीं एनालिसिस करने की जरूरत होगी मैं करूंगा। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन समेटने की। 20 क्वेश्चन ही समेट पाया हूं साथियों, जिसमें से आपके 37-38 क्वेश्चन थे, 37 क्वेश्चन थे, बाकी रह गए, लेकिन 20 क्वेश्चन मैंने समेट लिए। तो देखिए, कोशिश होगी कि आधे क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आपके अगली वीडियो में डाल दिए जाएं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अर्पणा गुप्ता, गिरीश चंद्र मुर्मू या अनीश शाह? तो इस समय दोस्तों जो फिक्की के अध्यक्ष है वो अनीश शाह है। नेक्स्ट बात करें, ओमान में आयोजित महिला हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीता था? अगर आपको पता है तो बताइए। तो किसने जीता था दोस्तों? भारत ने जीता है, भारत ने। ठीक है, इसका अनीश शाह हो गया, भारत ने इसका खिताब जीता है। ओमान, अगर ओमान दो चाहा तो ओमान की राजधानी बताइए। ओमान की राजधानी मस्कट। ठीक, ओमान की राजधानी मस्कट। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, की राजधानी थाईलैंड, थाईलैंड बैंकॉक। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा जाता है थाईलैंड किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, रबड़ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे भारत आप जानते हैं। जापान, जापान अगर बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा एन आती है। ठीक है, मुद्रा एन आती है। और दोस्तों 4 द्वीपों पर बसा हुआ है, 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। हॉन्शू द्वीप इसका प्रसिद्ध है, जिस पर इसकी राजधानी स्थित है टोक्यो। हॉन्शू द्वीप पर, हॉन्शू द्वीप पर ही हिरोशिमा नामक स्थान स्थित है। हॉन्शू तेल के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन सब पूछे हुए जो बोले हैं मैंने। 4 देश है, 4 द्वीपों पर स्थित है। ठीक है, अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए कि वो 4 द्वीप कौन कौन से हैं, और उनका क्रम भी पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम भी बताइए आप। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जापान के 2
शहर हिरोशिमा और नागासाकी इन पर बम गिराए गए थे। चलिए मैं बता देता हूं। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने गिराए थे, और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका ने गिराए थे। दोनों बम अमेरिका ने गिराए थे और हालत बुरी कर दी थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें, नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया आती है। ठीक, नेपाल की सीमा भारत से, अगर बात करें भारत से 1751 की सीमा लगती है, 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है नेपाल से, जबकि नेपाल से उत्तर प्रदेश की सीमा 579 किलोमीटर लगती है। 579 किलोमीटर लगती है। ठीक, उत्तर प्रदेश से 579, जबकि भारत से 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। 1751 किलोमीटर की लंबी सीमा लगती है। ठीक, आगे बात करें, सांगकेन किसका पर्व है? तो सांगकेन मेरे साथियों बौद्धों का पर्व है। किसका पर्व है? बौद्धों का पर्व है। ठीक, बाकी इनके बारे में अगर आप को याद नहीं है तो जैनों के बारे में पढ़िए, याद करिए, रिवीजन करिए। याद है तो रिवीजन करिए। अगर एक अच्छी तैयारी मेरे साथ करना चाह रहे हैं तो मैं जितना आपको इंस्ट्रक्शन देता जाऊं वो करते चले जाइए, आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी होती चली जाएगी, बहुत अच्छी। जैनों के बारे में अगर याद है तो रिवीजन करिए, याद नहीं है तो याद करिए। बौद्धों के बारे में याद नहीं है तो याद करिए। ठीक, सिखों के बारे में एक बार पढ़ लीजिए, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। ठीक, ईसाइयों के बारे में कोई नहीं, लेकिन इन तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करें पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ आती है। ठीक है, पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का, खड़ताल। तो मेरे साथियों जो चिक्का नामक वाद्य यंत्र है ये एक। ठीक है, ये लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। याद रखेंगे कहाँ का है? पंजाब का है। तो पंजाब का प्रमुख नृत्य भांगड़ा है, गिद्धा है, ठीक है, डफ है। ये पंजाब के है ना प्रसिद्ध नृत्य हैं। चलिए आगे बात करें, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद है। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। कितने? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस कह सकते हैं उसको, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है मेरे साथियों। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। कौन सा दिवस? युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दिवस याद नहीं है तो याद करिए। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 1869, ये क्वेश्चन देखिए। हमारी क्लास का कंटेंट इतना अच्छा रहता है कि ये क्वेश्चन आज ही डिस्कस किया था स्टैटिक जीके में। शायद आपको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता दूं, हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है आधा 1 घंटा उसमें एक सब्जेक्ट चलता है, जीएस में एक सब्जेक्ट चलता है, और आधा घंटा स्टैटिक जीके चलता है। आधा घंटा स्टैटिक जीके चलता है। हम ऑटो में सारा कंटेंट बहुत अच्छा देके चलते हैं और तैयार करवा के चलते, क्लास में ही तैयार हो जाए। चलिए, तो 1869 में किस नहर के खुलने से भारत यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई? किस नहर के खुलने से मेरे साथियों? नहर की बात आती है तो नहर, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, नहर आती है स्वेज नहर। देखिए, स्वेज नहर का निर्माण 1869 में बनकर तैयार हुआ था।
निर्माण तैयार हो गया था 1869 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। गांधी जी का जन्म हुआ था और सुएज नहर का निर्माण भी तभी हुआ था, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रजिस्ट्रेशन किसने किया, ठीक है, इसका पंजीकरण किसने किया। मेरे साथियों, मिस्र ने इसका पंजीकरण किया है। कब किया है? 1956। 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। सुएज नहर पर, सुएज, इसका आंसर आपका सुएज नहर है। सुएज नहर, सुएज नहर पर जो अधिकार है, सुएज नहर पर अधिकार मिस्र का है और मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र खजूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र खजूर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। मिस्र पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, मिस्र में जो किसान होते हैं, मिस्र के किसानों को फेल्ला कहते हैं। मिस्र के किसानों को फेल्ला कहते हैं, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन बोले हैं, अगर समझ में नहीं आए दोबारा बैक कीजिए वीडियो को और दोबारा सुनिए, याद करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक। तो सुएज नहर को खोला गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है सुएज नहर से। दोस्तों, ये सुएज नहर थी, ये सुएज नहर है, ठीक है। यहाँ लाल सागर है, यहाँ लाल सागर है और यहाँ मेरे साथियों भूमध्य सागर है। कौन सा? भूमध्य सागर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो सुएज नहर है किस किस को जोड़ती है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि किन किन महाद्वीपों को अलग करती है, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है, जबकि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसकी जो लंबाई आती है वो मेरे साथियों मतलब 189 के लगभग आती है, 189 के लगभग आती है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1956 में। बन के कब तैयार हुई थी? 1869 में, ठीक है। लगभग 52-53 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, वो नहीं पूछा जाता है, ठीक। इस पर दो बंदरगाह है, दो बंदरगाह है। जो ऊपर की साइड है वो पोर्ट सईद है, पोर्ट सईद, पोर्ट माने बंदरगाह, पोर्ट सईद। और नीचे जो है वो पोर्ट सुएज है, नीचे की साइड पोर्ट सुएज है, पोर्ट सुएज। दो बंदरगाह है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। पोर्ट सईद बंदरगाह उत्तरी बंदरगाह है और दक्षिणी बंदरगाह पोर्ट सईद बंदरगाह है, ठीक। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि आपके यूपीपी में क्वेश्चन जो आए या किसी भी एग्जाम में, खासकर जो फिलहाल में होने वाले हैं, फिलहाल में जो एग्जाम होने वाले हैं उन क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो यहां से फंस जाए, कोशिश करूंगा। या मैं जो बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिए दोस्तों। मैं एक एक करके, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो मैं एक एक करके एक एक का वर्णन बहुत ज्यादा कर पाता, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हो अच्छे तरीके से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ आप जानते हैं कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। 42.195 किलोमीटर, 42.195 या 42.195 किलोमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं दोस्तों, आपको याद होगा। नहीं है याद तो जितनी हमारी फोर्स है उन सबकी फुल फॉर्म लिखिए और याद करिए उनको, अगर आपको याद नहीं है तो, ठीक है। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक। बाकी मैंने अभी बताया कि सारी जितनी फोर्स है उनको लिख लीजिए और उनकी फुल फॉर्म लिखिए और उनको याद करने की कोशिश करिए, ठीक। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? अब नेपाल से लगती है और ये जिले हैं मेरे साथियों, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो कितने जिलों से सीमा लगती है नेपाल की? 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। पहला आपका आता है पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी,
तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती आता है, पांचवा महाराजगंज आता है, और छठा आपका क्या आता है, कंफ्यूजन हो रहे हैं साथियों, दो बचे हैं अभी, महाराजगंज हो गया, बस्ती हो गया, चलो याद नहीं आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 जिले आते हैं जो सीमा बनाते हैं, कंफ्यूजन में आ गया मैं, ठीक है। गोरखपुर की सीमा नहीं लगती है, महाराजगंज की सीमा लगती है, ठीक है, लखीमपुर खीरी की लगती है, पीलीभीत की लगती है, बहराइच की लगती है, बस्ती की लगती है, और कुशीनगर शायद, देखो कंफ्यूजन में आ गया, ठीक है। तो महाराजगंज की सीमा लगती है, 7 जिलों की सीमा लगती है, आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि याद होने बहुत जरूरी है कौन कौन से जिले हैं वो, ठीक। अब मैं एक एक की बात थोड़ी सी बात करूंगा। गोरखपुर की बात करूं मेरे साथियों, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से नोएडा तैयार है उसी प्रकार से गोरखपुर को तैयार किया जा रहा है। पहली बात तो ये है, ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। दूसरी बात, गर्मी बहुत है साथियों आज। दूसरी बात मैं बताऊं, गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, गेहूं की पैदावार सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, हरदोई और गोरखपुर वगैरह आते हैं। बलिया की बात करूं तो बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, और सबसे पूर्वी जिला बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये बात अच्छी जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही होंगी, ठीक। बलिया की और खास बात बताता हूँ कि जब अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था और जब समानांतर सरकार बनी थी तो बलिया में समानांतर सरकार बनी थी, ठीक है, समांतर सरकार बनी थी जो सबसे ज्यादा टाइम तक चली थी बलिया में। एक बात और बता दूं, भृगु मंदिर भी बलिया में है। भृगु मंदिर की बात करूं तो भृगु मंदिर बलिया में है। तो अगली बात करूं तो गंगा उत्तर प्रदेश से जब बाहर निकलती है, बिहार में एंट्री करती है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से बाहर निकल जाती है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करूं, उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है गंगा, तो उत्तर प्रदेश के आपके चांदपुर जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले में, बिजनौर जिले के चांदपुर गांव में, बिजनौर जिले के चांदपुर गांव से प्रवेश करती है और 28 जिलों से होती हुई बलिया से बाहर निकल जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मैंने क्वेश्चन ऐसे छोड़ा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा इसको, अगर आपको याद है तो, याद नहीं है तो याद कर लीजिए भाई, मैंने खुद छोड़ा है इसको, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी डेट याद कर लीजिए, 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, कालिंजर का किला या कालिंजर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ये वही कालिंजर है जहां शेर शाह सूरी की जो उक्का नामक आग्नेय शास्त्र था, उक्का नामक आग्नेय शास्त्र था, दीवार में टकराने से वापस आया था और वापस आकर के शेरशाह सूरी के लग गया था और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी, वही ये कालिंजर है, ठीक है। यहाँ का जो राजा था उस समय कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था, ठीक। और ये किस जिले में पड़ता है? उत्तर प्रदेश के, इस समय बांदा जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पड़ता है, ठीक है। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है बांदा, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। झांसी पारीछा बांध स्थित है, झांसी में पारीछा बांध स्थित है। चारा अनुसंधान संस्थान, चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान यहाँ स्थित है, ठीक है। आयुर्वेद संस्थान यहाँ स्थित है। चित्रकूट में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है, प्रथम, जो श्री राम भद्राचार्य के नाम पर स्थित है, चित्रकूट में है, जो पहला उत्तर प्रदेश का पहला विकलांग विश्वविद्यालय खोला गया था, ठीक। आ गया ये। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, अगले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो मेरे साथियों 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। मेरे साथियों एक बात बता दूं, यही अगर वो कृषि की जगह दूसरा लगा सकता है, सस्य जलवायु, सस्य, ये शब्द मिलेगा आपको। सस्य माने कृषि होता है,
सस्य माने कृषि होता है, सस्य जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो या तो सस्य कहेगा या कृषि जलवायु क्षेत्र कहेगा, तो बताएंगे आप लोग। अगर उसने कृषि नहीं दिया, केवल जलवायु क्षेत्र पूछ लिया, तो उनकी संख्या 2 आती है। एक तो साधारण जलवायु क्षेत्र और एक आर्द्र जलवायु क्षेत्र। तो इस प्रकार से 2 जलवायु क्षेत्र आते हैं मेरे साथियों उत्तर प्रदेश में। बहुत ध्यान रखेंगे। जीएसटी के तहत कौन सी दर लागू नहीं होती? जीएसटी की बात करी जाए मेरे साथियों, सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी? जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है, और याद नहीं है तो याद कर लेंगे। किस देश में सबसे पहले लागू किया गया था, और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बना था? ये 2 बातें आपको बतानी है, ठीक है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म बात करें, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक। 5 दर आती है दोस्तों, 5 दर आती है। पहली 0%, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%। 5 दरों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पीछे पूछा गया था सब्जी पर कितने % लागू की गई है, तो सब्जी पर 5% दर लागू की गई है, ठीक है। तो इस कौन सी दर नहीं आती? तो 22% नहीं आती है, ठीक है। याद रखेंगे आप 0, 5, 12, 18, 28, 5, 12, 18, 28, ये 5 दर आपकी आती है, याद रखेंगे, ठीक। सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी को लागू किया था? तो असम ने सबसे पहले लागू किया था। भारत में सबसे पहले जो लागू किया था असम ने लागू किया था, और सबसे बाद में जो लागू किया था वो जम्मू कश्मीर ने लागू किया था। आपको 2 ही उत्तर देने हैं कि सबसे पहले किस देश ने लागू किया था, और भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश था। चलिए दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी। अब ये एलपीजी गैस नहीं है साथियों, एल फॉर है आपका लिंग्विस्टिक, उदारीकरण लिंग्विस्टिक, और निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, निजीकरण प्राइवेट, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब से बना है, ठीक। तो इस प्रकार से आर्थिक सुधार भारत में कैसे सुधार हो, आर्थिक सुधार कैसे हो, इसके लिए किस सरकार, कौन सी सरकार लेके आई थी मेरे साथियों? पीवी नरसिम्हा राव सरकार लेके आई थी। इस समय जो वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह, ठीक है। चलिए, गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश, गंडक परियोजना किस राज्यों की, किन राज्यों होना चाहिए, किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? मतलब दोनों की मिलकर बनी हुई है गंडक परियोजना। उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार या पश्चिम बंगाल, या बिहार या मध्य प्रदेश। तो 2 की है वो दोस्तों किसकी है? उत्तर प्रदेश और बिहार की। बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है ये, ठीक। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। दोस्तों ये पर्वत श्रृंखला रह गया, श्रृंखला नहीं, पर्वत श्रृंखला। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है आपकी? एंडीज सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा चिली से होकर गुजरती है, चिली नामक देश में। चिली विश्व का सबसे लंबा देश है। चिली की राजधानी सांटियागो है, चिली की राजधानी सांटियागो है, और इसकी मुद्रा पीसो है। इसकी मुद्रा क्या है? पीसो है, ठीक। चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपको याद करना पड़ेगा, करिए याद, सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे हम बात करें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आती है, जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, ठीक। इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो भाई आप जानो, मैं आपको हिंट देता रहूंगा, ठीक। चलिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? मेरे साथियों, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ये भारत है, ये भारत है, ठीक। यहाँ अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, आप जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल है,
ठीक है, जो लद्दाख में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। युद्ध स्थल सब सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। ठीक, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बालांगू है। किबिथु या बालांगू है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक या गोरमाथा है। सरक्रीक या गोरमाथा है। ठीक, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी या इसको कैप कॉमरिन भी कहते हैं। कन्याकुमारी इस पॉइंट को कैप कॉमरिन भी कहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि सबसे दूरस्थ बिंदु, ठीक है, तो दूरस्थ बिंदु मेरे साथियों यहाँ है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इसके 4 नाम है, चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग पॉइंट। ठीक, याद रखेंगे। और जो लाहीचिंग पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। कितना दूर स्थित है मेरे साथियों? 876 किलोमीटर दूर स्थित है। उम्मीद करता हूं कि याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो याद कर लेना, पूछे जाते हैं। चलिए, किस हवाई अड्डे को भारत सरकार ने 24 जून 2020 को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिया है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। ठीक है, मैंने सिर्फ शहर के नाम लिखे हैं। तो देखो दोस्तों, कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है 2020 में। ध्यान रखेंगे। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे साथियों, आप जानते हो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। ठीक, शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक, ठीक है। मैं दोस्तों शुंग वंश का प्रसिद्ध शासक बता रहा हूं आपको। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक बताइए। ठीक है, शुंग वंश का प्रसिद्ध जो शासक है वो पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, बिंदुसार, अशोक, ये तो मौर्य वंश के शासक हैं। किस वंश के हैं? मौर्य वंश के हैं। चलिए, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? किसने? इसका लगा देता हूं दोस्तों, इसका ये आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो मेरे साथियों कौन आते हैं? गुरु अर्जुन देव आते हैं। ठीक, अब यहां बात आती है, सारे सिख गुरुओं को आपको क्रम से याद करना है। सारे सिख गुरुओं को आपको क्रम से याद करना है। ठीक है, पहले पे कौन आते हैं? गुरु नानक देव आते हैं। दूसरे पे कौन आते हैं? क्या नाम आता है? गुरु अंगद आते हैं। तीसरे पे अमरदास आते हैं। चौथे पे रामदास आते हैं। पांचवें पे अर्जुन देव आते हैं। छठे पे हरकिशन सिंह आते हैं। सातवें पर हर राय आते हैं। आठवें पे हरगोविंद आते हैं। ठीक है, सॉरी, हरकिशन सिंह 8वें पे आते हैं और हरगोविंद 6ठे पे आते हैं। हरगोविंद 6ठे पे आते हैं, हरकिशन सिंह 8वें पे आते हैं। 9वें पे तेग बहादुर आते हैं और 10वें और अंतिम गुरु जो आते हैं गुरु गोविंद सिंह आते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को 5 ककार दिए हैं, जिसमें पहले पे केस, कंघा, पगड़ी, जिसको कच्छ कहते हैं, कच्छ, कृपाण, 5 ककार दिए हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने ही पुरुषों के नाम के आगे सिंह लगाने को कहा है और महिलाओं के नाम के आगे कौर लगाने को कहा है। गुरु गोविंद सिंह ने ही आदि ग्रंथ को या गुरुवाणी को ही गुरु के रूप में माने जाने को कहा। ठीक, बाकी आपको याद रखना पड़ेगा किस सिख गुरु ने क्या क्या करवाया है, क्या क्या नहीं करवाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज यहीं विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अब पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।